हेलो दोस्तों, नमस्कार। मां शारदा कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है और जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल पर भी आपका स्वागत है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। और आज हम क्लास ले रहा हूं क्लास 10th के बच्चों के सब्जेक्ट एसएसटी, जिसमें मैंने इतिहास में 4 चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। 4 चैप्टर अभी कंप्लीट कर चुका हूं। अब हम 5 नंबर चैप्टर्स पे चलेंगे और जो कि अच्छी तरह से आपको दिखाई भी देता होगा, सामने बोर्ड के पास में लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है साथियों, ये वीवीआई प्रश्न है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हैं। मतलब हमारा एक ही बात है कि ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, और अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट्स में बेझिझक जो आपकी इच्छा हो लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और हमें दिशा निर्देश भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे नए हैं। तो आपसे हमें यही उम्मीद और आशाएं रहती हैं कि आप हमें बेहतर तरीकों से कुछ गाइड कर सकेंगे। ये भी मुझे आशाएं रहती है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और नजर डालते हैं सवालों पर कि आज का जो हमारा सेशन है चैप्टर 5 में हम लोग चले हैं। इससे 4 चैप्टर हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी न किसी दिन मैं रिकॉर्ड करके इसी चैनल पे आपको डाल दूंगा, आप अच्छे तरह से देख लेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लकड़ी पर छपाई यूरोप में 1295 के बाद ही क्यों पहुंचा। मतलब सवाल है यहाँ पे कि लकड़ी पर जो छपाई यूरोप में जो हो रहा था वो 1295 के बाद ही क्यों पहुंचा, उससे पहले क्यों नहीं पहुंचा, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो देखेंगे, क्योंकि 1295 में मार्को पोलो चीन से यूरोप लौटा। कितना ईस्वी में? 1295 ईस्वी में कौन लौटा था? तो मार्को पोलो चीन से। कहां से लौटा था? तो यूरोप से लौटा। और उन्होंने चीन में लकड़ी पर छपाई की तकनीकी देखी थी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे पूरा पूरा सेंस है कि हम कोई भी चीजों को पहले देखेंगे, अगर वो हमें अच्छा लगेगा तो उसका हम प्रयोग करेंगे, अगर अच्छा हमें नहीं लगेगा तो उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। हो सकता है मार्को पोलो इससे पहले नहीं देखा होगा वो तकनीक 1295 से पहले, तो उन्होंने 1295 के बाद ही देखा। तब जाके इन्होंने ये क्या किया कि लकड़ी पर छपाई देखा। वो भी उन्होंने चीन में लकड़ी पर छपाई की तकनीक देखी थी। कहाँ देखी थी? चीन में देखी थी लकड़ी की छपाई, और यूरोप से लौटकर आने पर इसे फैलाया। मतलब यूरोप से लौटकर इसे आने पर उन्होंने क्या कर दिया था? इस चीजों को फैलाया था कि लकड़ी पर छपाई कैसे होता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, मुखिया के यहाँ जाते होंगे या कहीं पे भी जाते होंगे तो वहां देखे होंगे उन्होंने एक स्टाम्प पेपर रखता है, स्टाम्प रखता है, और वो क्या करता है? मुहर मार देता है। तो पहले क्या ना था कि पहले प्लास्टिक की, पहले लकड़ी पर ही छपाई होता था, और अभी के दौर में क्या है कि लकड़ी पर छपाई ना होके प्लास्टिक पर भी छपाई हो जाती है, कंप्यूटराइज भी हो जाती है। तो मतलब कि जिस समय में जैसी स्थिति थी उस हिसाब से मनुष्य ने अपना योगदान देना स्टार्ट किया था। जिसने जैसे सीखा उसी हिसाब से उन्होंने जो भी उनसे प्रयोग हो पाया उन प्रयोगों को उन्होंने सफल बनाया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो एग्जाम में आपसे ये सब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मात्र 2 अंक में पूछे जाते हैं। और देखिए, टू द पॉइंट में अगर आप उत्तर देते हैं तो समझिए आपके बहुत सारे अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ये आपके टू द पॉइंट है। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं कि लकड़ी पर छपाई यूरोप में 1295 के बाद ही क्यों पहुंची। तो क्योंकि 1295 में मार्को पोलो चीन से यूरोप लौटा और उन्होंने चीन में लकड़ी पर छपाई की तकनीक देखी थी और यूरोप में लौटकर इसे फैलाया। मतलब जो जिस टाइम में देखा था उसी टाइम के बाद उनको जो अनुभव हुआ उन्होंने अपनी अनुभव को क्या किया? शेयर किया, इस बात को आगे बढ़ाया। देखिए क्लास 10th में, और ये जो पूछी जाती है ध्यान से समझेंगे, ये भी कमेंट्स आएगा कि सर ये कौन से क्लास का है। तो ध्यान देंगे, बीएसईबी मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो होती है, बीएसईबी पटना, जो बिहार के बच्चे तमाम जो क्लास 10th में तैयारियां करते हैं उन बच्चों के लिए ये हिस्ट्री का प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा रहा हूं और आप ध्यान से समझेंगे। इस तरह से लिखने का मेरा ये मकसद है कि मैं कहीं चैप्टर 5 के बदला में चैप्टर 4 ना पढ़ा दूं। इसलिए मैं क्या किया हूं कि सारे जो भी वीवीआई प्रश्न है उनके सवाल और उनके उत्तर,
उनके क्वेश्चन और उनके आंसर को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो चलते हैं दूसरे नंबर सवालों की ओर, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मार्को पोलो चीन से सीखा था, तब जाके इन चीजों को उन्होंने क्या किया, यूरोप में जाके फैला दिया था। चलिए, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में क्यों थे? अब देखिए, मार्टिन लूथर ने चर्च की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसियस का मतलब होता है एक विचार। जैसे कि हम जब देखते हैं किसी के बारे में थॉट सुनते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिससे कुछ सीखा जाए उसे गुरु कहते हैं। तो चाणक्य, तो ये सब क्या है, एक थॉट है, ये सब क्या है, एक कोटेशन है। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में क्यों थे? तो मार्टिन लूथर चर्च की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसिस मतलब 95 विचार छपवाए। कितना विचार छपवाए थे? 95 विचार छपवाए थे। और इसलिए उन्होंने मुद्रण की प्रशंसा की। इसलिए उन्होंने क्या की थी? मुद्रण की प्रशंसा की थी। मुद्रण का मतलब होता है छापना, कोई भी चीजों को पुनः दोबारा क्या करना, देखना, समझना। बात समझ रहे ना? जैसे कि मान लीजिए यही चीज हम आपको मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिए और आपने इन चीजों को क्या कर लिया साथियों कि अच्छे तरह से किसी प्रिंट आउट से इसको छपवा दिए। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उनके विचारों को उन्होंने क्या कर दिया था, छपवाने के लिए, उन्होंने मुद्रण करवाने के लिए तैयार हो गया था। तो मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में क्यों था? तो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार फैलाने के लिए उन्होंने मुद्रण के पक्ष में था। फिर आगे बढ़ते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची क्यों बनाई? अब होता था क्या कि ये सबको आलोचना ज्यादा होता था। आलोचना का मतलब कि नए नए विचार भी फैलने लगे थे। अब मान लीजिए कि अभी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, आपसे हमसे बेहतर कोई और टीचर आ जाएंगे, वो आपको पढ़ा देंगे, तो हो सकता है थोड़ी बहुत तो आलोचना होती ही होगी और होता ही है। तो कहने का मतलब कि देखिए, हर कोई इंसान जो होता है वो अपने आप में बेस्ट तो होता ही है, लेकिन समाजों के नजरों में, गांवों के नजरों में, संसारों के नजरों में, विश्व के नजरों में थोड़ा बहुत उनकी आलोचना ही होती है। जो अगर बेहतर करते हैं उनमें भी आलोचना रहती है, जो बेहतर ना करते हैं उनमें भी आलोचना रहती है। तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिबंधित जो पुस्तक, जो प्रतिबंधित का मतलब कि जो पुस्तकें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अब ये पुस्तक निकलने वाली नहीं है, कि सूची क्यों बनाई थी? अब देखिए, सूची क्यों बनाई, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सूची क्यों बनाई थी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर कोई शादी विवाह फंक्शन पार्टिसिपेट या कुछ भी अगर होती है, तो अगर वहां पे जो भी पकवान होती है तो उन चीजों को हम बनवाने के लिए क्या करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं। कौन से बच्चे विद्यालय में आते हैं, नहीं आते हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं। सूची तैयार करने से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे पास कौन चीज उपलब्ध है और हमारे पास कौन चीज उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सूची को बनाते हैं। तो चलते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य पुस्तकों की सूची क्यों बनाई थी? क्योंकि छपाई से चर्च की आलोचना और नए विचार फैलने लगे थे। मतलब जो चर्च था, मतलब रोमन कैथोलिक, और हमने सीधा चर्च लिख दिया है, बड़ा सा नाम है, तो उनकी आलोचना और नए विचार फैलने लगे थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसा किया था। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े पोस्ट पे है, कोई प्रधानमंत्री के पोस्ट पे है, कोई राष्ट्रपति के पोस्ट पे है, और अगर उन्होंने सुंदर सुंदर कोटेशन अगर दिया है, तो अगर मान लीजिए कि सुंदर सुंदर कोटेशन दिया है, तो कोई कोटेशन तो एक ऐसा हो सकता है कि गड़बड़ होगा, विपरीत होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या किया गया था कि उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा, तो इन्होंने बहुत सारे लिखे थे, तो लगा कि इनको कि कहीं आलोचना में कहीं और आलोचना ना ज्यादा भयंकर हो जाए, और इन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या किया कि सूची तैयार किया, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से आलोचना की बात किस कोटेशन पे आ रही है और कौन कौन चीज जो है वो कोटेशन से, आलोचना से बाहर है वो कोटेशन।
इसलिए इन्होंने पूरी लिस्ट और सूची की तैयार की थी, ताकि ध्यान रहे कि उन सूची की मदद से पता चल जाए कि जो गलत होंगे अगर कोटेशन उन्हें साइड कर दिया जाएगा, उन पर आलोचना नहीं होगी, और जो सही कोटेशन होंगे उनको वो क्या करेंगे, अच्छे तरह से रखेंगे। तो ताकि उनकी अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर कोई इंसान चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर अपना कार्य करें, ताकि हमारी सत्ता दुरुस्त रहे, अच्छी रहे, और हम अपने आप में बेहतर रहे और अपनी सत्ता को बचाए रखें। हर कोई इंसान की ये मंशा होती है कि हमारी सत्ता हटे नहीं। हमारी मंशा है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट हम अपने YouTube चैनल पर दे, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपको दे पाऊं। तो इसलिए हमारी ये क्या है, एक हमारी तरह से अगर समझिएगा तो ये हमारी एक ड्यूटी है, जिसे मैं सोचता हूं कि किसी तरह से मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाए। उसी तरह से उनको भी एक सत्ता थी, उनको भी एक जिम्मेवारी थी। उन्होंने जो गलत किया था, उन्होंने जो सही किया था, उसकी सूची उन्होंने तैयार किया, ताकि आगे चल के उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और वो जो जिस पोस्ट पर थे उस पोस्ट पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो यहां तक आपने समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 4th नंबर सवालों की ओर। 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का प्रभाव किस पर पड़ा, किस किस पर पड़ा मुद्रण की? तो देखेंगे महिलाओं पर पड़ा, गरीबों पर पड़ा और सुधारकों पर पड़ा। जैसे जैसे छापा खाना बेहतर हुआ, अब मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को SMS करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप खोलते हैं, और जो व्यक्ति हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उसको हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं। फेसबुक से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं। लेकिन जब मुद्रण नहीं था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। हम कोई भी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हम उसको ठीक से, अगर एक दिन में अगर चिट्ठी हमें पहुंचानी है तो वो थोड़ा सा टाइम लगता था, फिर जाने में दिक्कतें आती थी, फिर कुछ दिन बाद वो चिट्ठी का रिटर्न जवाब मिलता था। तो कहने का मतलब ये हुआ, बात यहाँ निकल के ये आई कि जैसे जैसे मुद्रण संस्कृति का बढ़ावा हुआ, वैसे वैसे गरीबों पर असर पड़ा, महिलाओं पर असर पड़ा, कुछ सुधारकों थे उन पर भी क्या हुआ कि असर पड़ा। तो इन सारी बातों को आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 19वीं शताब्दी में भारत के गरीब लोगों पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा। देखेंगे गरीबों तक सस्ती किताबें पहुंची, मतलब जैसे जैसे हमारे पास प्रेसों की भंडार बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि सस्ती किताबें मिलने लगा। जब सस्ती किताबें मिलने लगेगी तो बच्चों की पढ़ने में सहूलियत हो जाएगा। सस्ती अगर PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जब प्रेस होती है ना, जब हमारे पास कोई अखबार होता है और वो सस्ते दामों में बिकती है, तो क्या होती है कि वो चीजें हमें दूर दूर तक और वैसे आदमियों तक पहुंचती है जो मनुष्य उन चीजों को नहीं देख पाते थे किसी न किसी दिन। अभी का क्या है, अभी हमारे बड़े न्यूज चैनल वाले इतने TRP बटोरते हैं, लेकिन फिर भी वो जो ऑथेंटिक न्यूज होते हैं वो नहीं देते हैं, सिर्फ एक राजनेता की बातों को लेके चलते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे शिक्षा पे जोर देना है और फिर इसी को आगे बढ़ाना है। तो फिर यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात ये होगी कि साथियों, अगर आज हम देख रहे हैं कि अगर YouTube की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हम लोगों ने क्या किए हैं कि जो भी सूचनाएं होती है, अगर जो इन चीजों से कनेक्ट रहते हैं तो ये सूचनाएं तुरंत पहुंच जाती है कि कहां पे क्या हुआ है। तो ये क्या हो गया कि ये मुद्रण भी उसी तरह का एक क्या था, प्रसार था। छापे खाना का क्या था, एक प्रसार था कि कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में भारत के गरीब लोगों पर, जो भी गरीब लोगों थे उनको कैसे ये प्रेस पहुंचा, उसके बारे में जानेंगे। गरीबों तक सस्ती किताबें पहुंची। अब गरीबों तक सस्ती किताबें पहुंचेगी तो वो क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से उन चीजों को देखेंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर महंगी हो जाएगी, एक तो वो गरीब है, फिर किताबें महंगी होगी तो फिर उन चीजों को वो नहीं समझ पाएंगे। लोकगीत, धार्मिक पुस्तक पढ़ने को मिली। जो भी लोकगीत है, धार्मिक पुस्तक, बाइबिल, कुरान, गीता, रामायण, महाभारत, ये सारी चीजों को पढ़ने की क्या मिली, मौका मिला। गरीब वर्ग में पढ़ने लिखने की ललक जगी और शिक्षा का प्रसार हुआ।
आपने हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने 1 से 5 तक ये सारे क्वेश्चन आपके VVI हैं और मैं आशा करता हूं कि यहां से आपके 2 प्रश्न निश्चित है। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, एग्जाम दे के बाद भी आइएगा, फिर हमारे ये सारे प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप वहां से भी जरूर मिला लीजिएगा। 2 प्रश्न साथियों याद रखेंगे, यहां से आपके निश्चित है। और इससे पीछे वाले जो वीडियो आपको नहीं मिला है तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा, आपको वो भी वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो साथियों आज भर के लिए हम अपनी क्लासों को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।